नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग यूपी पीसीएस की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 27 अक्टूबर को, या फिर आरओ की परीक्षा या फिर बीपीएससी की परीक्षा, उसके लिए हम लोग करंट अफेयर सीरीज चलाएंगे। करंट अफेयर सीरीज का आज ये पहला लेक्चर है, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, करंट का महत्व पेपर में अत्यधिक होता है। आप ये समझिए कि करंट के हम लोग कौन कौन से सोर्स फॉलो करेंगे। मार्केट में इस समय करंट के लिए केवल केवल एक सोर्स जो उपलब्ध है, वो है घटना सार, जिसमें पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर दिया हुआ है। और पेपर 27 अक्टूबर को है, तो आप ये मान के चलिए सितंबर लास्ट यानी 28 या 29 सितंबर को आंख वाली दृष्टि आएगी मार्केट में, तो हम लोग उसको भी करेंगे। ये तो खैर दो मार्केट की चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको और क्या करना है, देखिए, सितंबर 2024 से लेकर और अक्टूबर 2023 तक का मंथली करंट अफेयर मैं अपने चैनल पे आपको करा दूंगा। ये एक एक घंटे के से ज़्यादा के नहीं होंगे, यानी अधिकतम जो वीडियो होंगे 1 घंटे का, न्यूनतम 45 मिनट 50 मिनट का वीडियो होगा। ठीक, यदि आप इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, घटनासार को और इसको कर लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपका करंट अफेयर का प्रश्न गलत नहीं होगा और करंट अफेयर आपकी पकड़ में होगा। इस करंट अफेयर सीरीज का मैंने नाम रखा है रामबाण करंट अफेयर सीरीज। ठीक है। और इसमें वीडियो जो है, अभी तो खैर जो हम वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, वो घटना सार का है। ये वीडियो पर डे 12 बजे अपलोड होगी। करंट अफेयर आपने बहुत सारी जगहों से पढ़ा होगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये जानना हमें होता है कि हमें करंट में क्या नहीं पढ़ना है, यानी पूरी मैगजीन जो है उसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम घटना सार की बात करें, तो घटना सार जो है वो लगभग लगभग 176 पेज की मैगजीन है। अभी वाली जो मार्केट में आई है, वो टोटल उसके अंदर जो पेजों की संख्या है वो है 160। अब 160 पेज को आपको लर्न करना है। पहली बात तो ये कि आपको 60 पेज पढ़ना नहीं है, आपको इस मैगजीन को मात्र 60 पेज में कन्वर्ट करना है। यानी बाकी के जो 100 पेज वो कूड़ा है, वो आपके किसी काम का नहीं है। आपको केवल वो पढ़ना जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ये समझेंगे कैसे, देखिए, परीक्षा में करंट अफेयर को पढ़ते समय आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि करंट अफेयर पूछा किस रूप में जाता है और हमें प्रश्न किस रूप में तैयार करने होते हैं। मैं आपको उसी करंट अफेयर का एक नया नजरिया देने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो पर डे 12 बजे रिलीज होगी। आज भी 12 बजे ही रिलीज इसको मैं करूंगा। तो देखिए, इसमें करंट के जो पार्ट हैं हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और मैं आपको समय समय पर बताता चलूंगा कि यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। सस्ती मैगजीन है, आप मार्केट से खरीद लीजिए या फिर कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, उसके बाद 2-3 बार खुद से पढ़ लीजिए। आपका पिछले 6 महीने का करंट अफेयर इजिली तैयार हो जाएगा। तो चलिए, समय खराब नहीं करते, हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर को। देखिए, इसमें जो पहली जो खबर है वो है क्या, कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। ये एक खबर है। लेकिन अब इस खबर के अंदर हम लोग जाते हैं कि हमसे पेपर में क्या क्या है। तो देखिए, पहला क्या है कि लोकसभा कौन सी है इसमें, 18वीं। एक प्रश्न आपको यहाँ बनता है। ठीक, नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, एक प्रश्न ये बनता है कि शपथ कब ली। शपथ कब लिया इन्होंने शपथ लिया है 9 जून 2024 को। अब देखिए, पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी देश के दूसरे ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार कब बने थे, 26 मई 2014 को। दूसरी बार 30 मई 2019 को। और तीसरी बार कब बने, 9 जून 2024 को। इसके पहले पंडित नेहरू लगातार लगातार 3 कार्यकाल 1952, 1957, 1962 के लिए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। ये एक सूचना है जहां से आपको प्रश्न बनने का है। देखिए, वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत 240 सीट के साथ वंचित रही। यानी एनडीए को टोटल 293 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ ग्रहण करने के बाद भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने। यानी आपको एक फैक्ट यहाँ मिलता है, कौन से नंबर की, 20वें। पहली बात, आप एक बात जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, उसको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक, अब देखिए, आप जानते हैं कि भारत संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का प्रावधान है, और 75(1) में है कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। पहली बात कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, निर्वाचित नहीं होता, उसे नियुक्त किया जाता है। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अब देखिए, ये वाली जो खबर है इसको आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं, ठीक, देखिए कौन कौन सा, नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देश के नेताओं को आमंत्रित किया गया।
अब कौन कौन से देश से लोग आए, तो देखिए, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। देखिए, अगर आयोग को इस प्रश्न को पूछना होगा तो दो तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में किस किस को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो वो नाम देगा और देश देगा आपको। या फिर हो सकता है इन प्रधानमंत्री, ये जो लोग आए लोग हैं, इसको दे दे, आपको मिलान करने को दे दे। या फिर आपसे पूछ ले कि नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन पॉलिसी के तहत देश के नेताओं को बुलाया गया था। यानी यहाँ से आपको एक प्रश्न आराम से बनने की संभावना है। आप इसको ऐसे प्रिपेयर कीजिए। देखिए अगला, मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार में सहयोगी दलों में तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, यानी बहुत सारे दल इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या चुनाव को लड़ा। ठीक, और वर्तमान समय में जो कुल मंत्रियों की संख्या है वो 71 है। आप जानते हैं कि हमारे लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 545। 543 में चुनाव हुए और 91वां संविधान संशोधन के तहत आप जानते हैं कि कुल लोकसभा सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। इसलिए ये संख्या हमेशा क्या होगी, 15% से अधिक, हालांकि बहुत कम है। अभी ये संख्या लगभग 82 होगी अगर हम इसको निकालें तो, यानी इतनी संख्या से मंत्रियों को चूज किया जा सकता है। ठीक, देखिए ये लाइन जो है आपके पेपर में आ सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्रियों, इसमें 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्रियों को जगह मिली। ठीक, अब जो महिला मंत्रियों को जो जगह मिली है वो कौन कौन है, एक अन्नपूर्णी देवी हैं और एक हमारी वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री हमारी कौन है, तो निर्मला सीतारमण। इन 2 लोगों को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अन्नपूर्णा देवी और निर्मला सीतारमण, ये हमारी वित्त मंत्रालय और ये महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। अब ये देखिए, ये मंत्रिमंडल का एक दिया गया, इसको आप आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं कम है। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से विभाग हैं, कौन कौन से मंत्रालय हैं, उसको जरूर देख आप लीजिएगा। देखिए ये अन्नपूर्णा देवी, इनको क्या मिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और ये आपकी निर्मला सीतारमण। तो देखिए इनको क्या क्या मिला है, वित्त एवं कारपोरेट मामले, यानी इनके पास 2 मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मामले वाले हैं। ठीक, अब आते हैं हम अगले न्यूज पे। ये मंत्रियों के नाम है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। अब हम लोग आते हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखिए 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए गए और 4 जून 2024 को मतगणना हुई। आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि कुल कितने चरणों में चुनाव हुआ और पहला चरण कब था, अंतिम चरण कब था। या फिर आयोग ये भी कर सकता है कि आपको 7 चरण दे दे और कैश को मिलान करिए, और 4 जून को क्या हुई, तो 4 जून को हमारी मतगणना हुई। ठीक, अब ये सब जो चीजें हैं इसको आप काट दीजिए, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये भी आप काट दीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। सीधा आप आइए अगले पेज पे। हाँ, ये आपके काम का है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को टोटल 240 सीटें मिली और उनके पूरे सहयोगियों को मिलाकर टोटल जो सीटें मिली हैं वो मिली हैं 293, यानी एनडीए गठबंधन को टोटल 293। और जो इंडिया ब्लॉक है, जिसको इंडिया गठबंधन के नाम से बोला जाता है, इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस को मिला 99, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। और इन लोगों को जो टोटल सीटें मिली हैं वो है 234, और अन्य जो सीटें मिली हैं वो हैं 16। और इसमें जो सबसे बड़ी अन्य में है वो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जिसको 4 सीटें मिली हैं लोकसभा की। अब आते हैं हम लोग 18वीं लोकसभा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए पहला क्या है, सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए। ये खबर आपके काम की, इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में देश के सबसे युवा सांसद हैं। और इसके बाद नाम आता है वह है सांभवी, इनकी आयु 25 वर्ष 11 माह, ये बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित हुई हैं। पुष्पेंद्र सरोज सपा पार्टी से संबंधित हैं और सांभवी जो हैं वो लोजपा से संबंधित हैं, यानी रामविलास पासवान वाली पार्टी से। इसके बाद देखिए भाजपा के शंकर लाल अडवाणी को इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,092 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए। ये सबसे अधिक मतों से निर्वाचित होने वाले 18वीं लोकसभा के सांसद हैं। और सबसे कम वोटों से जीतने वाले तो रविंद्र वायकर शिवसेना के, ये मात्र 48 वोटों के अंतर से इनको विजय प्राप्त हुई है।
इस पेज पे बस इतना आपको कोई पढ़ना है, इससे अधिक इस पेज पे कोई खबर आपको पेपर के लायक नहीं है। देखिए, मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 18। हाँ देखिए, अब यहाँ से जो काम की हमारी खबर है, 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में से 74 महिलाएं हैं। पहली बात याद रखिएगा कि कुल 543 सीटों पर ही क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि पहले 2 सीटों पर जो एग्लो इंडियन होते थे उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते थे, राष्ट्रपति इनको निर्वाचित करते थे, लेकिन एग्लो इंडियन की व्यवस्था वर्ष 2020 से समाप्त कर दी गई है, इसलिए मात्र 543 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। आपसे आयोग प्रश्न बना के ये भी पूछ सकता है कि भारत में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो 545। चुनाव कितने पे हुए हैं, तो 543, जिसमें से कुल महिलाओं की संख्या जो है जो चुनाव जीत के आई हैं तो वह 74 महिलाएं, यानी 18वीं लोकसभा में कुल 74 महिलाओं को बीच के सांसद बनी हैं। 17वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या 78 थी। ठीक, अब इन 74 में जो सबसे अधिक हैं वो भाजपा से 30, बाकी अन्य पार्टियों से हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना अत्यंत न्यून है, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप। अब देखिए, मध्य प्रदेश में नोटा के लिए 2,18,674 मत इंदौर निर्वाचन क्षेत्र पड़े, जो इस मामले में एक रिकॉर्ड है। यानी आपसे पूछा जाए कि किस लोकसभा सीट पर नोटा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा इंदौर निर्वाचन क्षेत्र पर नोटा का सबसे अधिक उपयोग हुआ। राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, केरल के वायनाड सीट पे और उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट पे। इनको दोनों से विजय मिली है और ये रायबरेली से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। यूपी का पेपर है तो याद रखिएगा, यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन उभरी है, तो समाजवादी पार्टी उभरी है। इसको 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। ठीक, जबकि भाजपा को कुल 33 सीटें मिली हैं। इसको भी कथन बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सही है, 2 सही है। हाँ, ये खबर आपके लिए है। पहली बार केरल में भाजपा को 1 सीट प्राप्त हुई है। देखिए, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में एनडीए को कोई सीट नहीं मिली है। सबसे टॉप का सवाल इस पेपर से बनने में, 18वीं लोकसभा का गठन कब किया गया, 24 जून 2024 को। और आप जानते हैं कि पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो 13 मई 1952 को किया गया था। ये याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें से अगला हमारा जो प्रश्न बन सकता है वो है ये वाली खबर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। पहली बात, आप एक बात यहाँ पे ये जान लीजिए कि भर्तृहरि महताब जो हैं वो कटक सीट से जीत कर आए हैं, यानी उड़ीसा की कटक सीट से जीत के आए हैं। प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 95(1) में किया गया है। ठीक, और वहीं अगर आप देखेंगे लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर 95(1) में और विधानसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो आर्टिकल 180 में है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि नई जब लोकसभा जब गठित होती है तो होने से पहले किसी एक वरिष्ठ सांसद को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। इसका कार्य होता है कि नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाना और जब तक नया लोकसभा का अध्यक्ष चुन न दिया जाए तब तक लोकसभा को सुचारू रूप से चलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर का होता है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, भर्तृहरि महताब थे। ये कटक सीट से जीत कर आए हैं और प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख आर्टिकल 95(1) में किया गया है लोकसभा के लिए। वही विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर 180 में इसका जिक्र है, यानी आर्टिकल नंबर 180 में। अब आते हैं अगले देखिए पॉइंट पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला को एक बार फिर से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे, ओम बिरला ही थे। अब जानते हैं कि आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र किया गया है, यानी लोकसभा अपने चुने हुए सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। लेकिन देखिए, आर्टिकल 93 लोकसभा के लिए, वही 178 नंबर आर्टिकल जो है वो किसके लिए, तो वो विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए है। देखिए, लोकसभा के जो आम चुनाव थे उसके साथ जो है राज्यों में भी आम चुनाव किए गए। देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार गठन किया। यानी आपसे पूछा जाए तो लोकसभा के आम चुनाव के साथ 4 राज्यों में भी चुनाव कराए गए। ठीक, ये राज्य कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि सुन के आपको याद हो जाए। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को पहले से अधिक मजबूती मिली, यानी दोबारा यहाँ पे भाजपा की सत्ता काबिज हुई। उड़ीसा में बिजू जनता दल की हार हुई। बिजू जनता दल 24 साल से यहाँ पे शासन कर रही थी।
सिक्किम में से 32 में से 31 सीटें जीतकर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने विजय हासिल की। और वहीं आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईसीआर कांग्रेस पार्टी को हार हुई और टीडीपी ने एनडीए के नेतृत्व में सत्ता में वापसी की। चलिए अब एक एक राज्य करके बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, अरुणाचल में पेमा खांडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया। तो मुख्यमंत्री कौन बना? पेमा खांडू। अच्छा, आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 164 में जिक्र किया गया है कि राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। ठीक, अरुणाचल में कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? कुल 7 सीटें हैं। इसमें से केवल 50 सीटों के लिए ही मतदान कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि देखिए, जो 10 उम्मीदवार थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। लेकिन निर्विरोध निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि इनके खिलाफ कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। जब एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, अगर उसमें चुनाव लड़ने वाला केवल अगर एकल व्यक्ति होता है तो वहाँ चुनाव आयोजित नहीं होता। वहाँ पर उस व्यक्ति को, जो अकेला खड़ा होता है, उसको निर्विरोध सांसद या विधायक चुन लिया जाता है। अब देखिए, राज्य की 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 तक की था, इसलिए 2 जून को ही मतगणना कर 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया। देखिए, टोटल 60 सीटें थी, 60 में से 46 सीटें भाजपा के खाते में गई। ये बाकी पार्टियों का है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कुल 60 सीटें थी। ठीक, इसमें पेमा खांडू को मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार नियुक्त किया गया। ये गलत है, यहाँ पे उपराज्यपाल लिखा गया, जबकि राज्यपाल होगा। राज्यपाल कौन आपके? केटी पटनायक। तो केटी पटनायक ने उनको शपथ दिलाई। आप जानते हैं कि आर्टिकल 155 किससे संबंधित है? राज्यपाल से। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री भी याद रखिएगा निर्वाचित नहीं होता, मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल किसको करेगा? विधायक दल का जो नेता होगा उसको मुख्यमंत्री के रूप में वो नियुक्त करता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 164 वो मुख्यमंत्री संबंधित है और आर्टिकल नंबर 155 राज्यपाल से संबंधित है। देखिए, मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। ठीक, मुख्यमंत्री खांडू को सीमावर्ती जिले के तवांग में मुक्तो सीट से निर्विरोध विधायक चुना गया। ये एक खबर याद रखिएगा, ये आपके काम की है। तवांग के मुक्तो सीट से निर्विरोध चुने गए हैं। इसके बाद हमारा अगला, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग में नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया। अब देखिए, सिक्किम में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 32 सीटें। चुनाव कब हुआ? 19 अप्रैल 2024 को। कार्यकाल कब तक था इनका भी? 2 जून 2024 तक है, इसलिए 2 जून को मतगणना कराकर 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया। देखिए, 32 सदस्यीय विधानसभा में से 31 सीटें जीतकर वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अन्य दलों को पछाड़कर दूसरे कार्यकाल हेतु सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके पवन चामलिंग के नेतृत्व वाले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ को इन चुनाव में केवल एक ही सीट मिली। वहां देखिए 2 पार्टी थी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और एसडीएफ। इसलिए प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब देखिए, यहाँ के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मणा प्रसाद आचार्य ने इनको शपथ दिलाया। प्रेम सिंह तमांग ने रेनाक और सुरांग चांगकुक विधानसभा से जीत हासिल की, यानी ये कुल 2 विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, इनको दोनों सीटों से जीत प्राप्त हुई है। अब आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में। देखिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में नई सरकार गठन। देखिए, आंध्र प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 175। ठीक, मतदान कब कराया गया? 13 मई 2024 को, केवल एक चरण में संपन्न हुआ। ठीक, यहाँ पे आप जाने अब 135 सीटें इनको टोटल मिली। किसको? तेलुगु देशम को। और इनके गठबंधन के साथ था, गठबंधन था जनसेना पार्टी पवन कल्याण वाली और बीजेपी, यानी टोटल 164 सीटें मिली एनडीए गठबंधन को। कहाँ पर? तो आंध्रा में हुई। जगन मोहन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस पार्टी में से चुनाव में केवल 11 सीटें ही जीत पाई। ये इनका आंकड़ा है दलगत। भाजपा का देखिएगा, भाजपा को यहाँ पे 8 सीटें, जनसेना को 21 सीटें और तेलुगु देशम को 135 सीटें। चंद्रबाबू नायडू इससे पहले भी मुख्यमंत्री चुके 1995 से 2004 तक, 2014 से 19 तक। यहाँ तीसरी बार लिखा, तीसरी बार नहीं, चौथी बार मुख्यमंत्री बन रही है। ये आप अपनी उसमें सही कर लीजिएगा। राज्यपाल यहाँ कौन है? अब्दुल नजीर। देखिए, राज्यपालों का नाम याद रखिएगा, इन का आपसे आयोग मिलान में पूछ सकता है। तो अब्दुल नजीर ने क्या किया? इनको शपथ ग्रहण कराया 12 जून 2024 को। देखिए, हाँ क्या है, चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। उसके बाद हमारा अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार का गठन हुआ। उड़ीसा में कुल सीटें कितनी है? 147। यहाँ पर चुनाव जो 4 चरणों में कराया गया। देखिए, बाकी राज्यों में क्या था? 1 चरण में कराया गया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल को 24 वर्षों के शासन के बाद उनका खात्मा हुआ और बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई। 2024 के चुनाव में बीजेपी को कुल 78 सीटें
प्राप्त हुई हैं। बाकी ये खबर आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, याद रखिएगा कि नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। हिंजल सीट से वो जीते, लेकिन कांताबाजी सीट से हार गए थे। ये 2 सीट याद रखिएगा, हिंजल सीट और कांताबाजी। कांताबाजी से वो हारे हैं और हिंजल से जीते हैं। ये दलगत स्थिति है। बीजेपी को 78, बीजेडी को 51, कांग्रेस को 14, 47, इसलिए वहां पे भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। 12 जून 2024 को राज्य के मोहन चरण मांझी को नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार का गठन किया गया। डेट 12 जून, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। राज्यपाल रघुबर दास ने मोहन चरण मांझी को राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। ये भी याद रखिएगा। पटनागढ़ के विधायक केवी सिंह देव और नीमा पार विधानसभा क्षेत्र पहली बार विधायक बनी। पार्वती परिदा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 4 बार के विधायक मोहन चरण 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये था विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगला वीडियो हमारा कल मिलते हैं 12 बजे। इस पे आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और इस सीरीज को आप जरूर कर लीजिएगा। मैं इस सीरीज को अधिकतम 7 से 8 क्लास में खत्म करने का, नहीं 10 क्लास में खत्म करने का मैंने टारगेट रखा है। अगर आप ये 10 दिन दे देते हैं मेरे साथ और एक बार मैगजीन को मेरे संग पढ़ लेते हैं, तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर आपको ठीक ठाक याद हो जाएंगे और आपकी पकड़ हो जाएगी। दूसरी एक सूचना यह है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, बहुत लोग इस चैनल पे वो आते हैं किस काम को देखने के लिए, तो उनका उद्देश्य होता है यूपी पीसीएस की सीटों के बारे में जानने के लिए। देखिए, यूपी पीसीएस में जो अगली जॉब प्रोफाइल है वो मैं बनाऊंगा सब रजिस्ट्रार की। सब रजिस्ट्रार को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को दीजिएगा, उस प्रश्न को ले लेंगे। ठीक है, और सब रजिस्ट्रार का जॉब प्रोफाइल का जो वीडियो है वो कल अपलोड होगा, यानी 9 जुलाई को। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग घटनासार सीरीज को कर रहे थे, उस सीरीज का आज ये सेकंड वीडियो है। और जो लोग जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो का वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें, आज शाम को वो वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप जॉब प्रोफाइल का वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन केवल जॉब प्रोफाइल की वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा। क्योंकि यदि आपको यूपी पीसीएस प्री परीक्षा को पास करना हो, चाहे बीपीएससी को, चाहे आरओ को, तो आपको पढ़ना होगा। इस चैनल पर आपके लिए 2 प्लेलिस्ट हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसका आप अनुसरण करिए, आपको पीटी परीक्षा में लाभ होगा। तो जो पहला प्लेलिस्ट है वो है राम यूपी पीसीएस करंट अफेयर। यूपी पीसीएस करंट अफेयर, इसका मैंने नाम भले यूपी पीसीएस रखा है, लेकिन ये करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो। और दूसरा जो प्लेलिस्ट है उसका जो नाम है वो है लक्ष्य सीरीज। लक्ष्य सीरीज में अभी केवल एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसका वीडियो मैंने बना लिया है, उसको बस एडिट करना है, वो वीडियो अपलोड जल्दी हो जाएंगे। देखिए, मेरा पर डे प्रयास रहेगा कि आपको करंट अफेयर का एक वीडियो और लक्ष्य सीरीज का एक वीडियो रोज मिला करे। तो चलिए, हम लोग अपना समय खराब नहीं करते हैं और आते हैं अपने करंट अफेयर सीरीज पे। कल लोग कमेंट करते हैं, सर आप कमेंट के वीडियो बहुत छोटे बनाते हैं, 25 मिनट, 26 मिनट, 30 मिनट का। देखिए, 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य होता है कि आप ये समझिए कि हफ्ते भर का खाना एक दिन नहीं खा सकते, आप महीने भर का खाना एक दिन नहीं खा सकते। यदि आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो आपको, आपकी बॉडी पर वो खाना क्या करेगा, वर्क करेगा, काम करेगा। तो जो लोग 2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो देखते हैं, बनाते हैं, मैं उसके पक्ष में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप लगातार किसी भी वीडियो को 50 मिनट 45 मिनट से नहीं देख सकते। यदि उसके ऊपर आप देख रहे हैं तो आप वीडियो भले देख रहे हैं पर आपके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि ये पढ़ने का कंटेंट है, कोई मूवी तो है नहीं। आप कभी एक बार गौर करिएगा, क्या आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे आपने कोई मूवी एक बैठक में देखी हो? तो पॉसिबल, जबकि वहाँ पर एंटरटेनमेंट है। दूसरी बात, ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट के नहीं है, मैं सीधी बात नो बकवास पे काम करता हूँ, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपका समय खराब ना करूँ। मेरे वीडियो अधिकतम आधे घंटे से लंबे के नहीं होंगे। और यहाँ देखिए, आधे घंटे से नहीं होने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि 30 मिनट तक एक ह्यूमन का दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव वर्क में काम कर रहा होता है। 30 मिनट के बाद उसे ब्रेक लेना चाहिए, 10 मिनट का कम से कम, फिर उसको आधे घंटे अगले काम करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, आपको चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा निकालनी हो, चाहे आरओ निकालना हो, चाहे बीपीएससी देना हो, मेरा चैनल केवल और केवल पीसीएस की परीक्षाओं को समर्पित है, अन्य परीक्षाओं को समर्पित नहीं है, क्योंकि मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ और सारी परीक्षाओं पे काम नहीं कर सकता। हाँ, दूसरी बात क्या कि इस पर क्यों है, क्योंकि मुझे इन परीक्षाओं पे एक्सपर्टीज है, मुझे इन परीक्षाओं का अच्छा खासा अनुभव है। मैं जानता हूँ कि इन परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यदि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो और आपको उसके बेसिक्स पता हो तो आप उसमें सफल हो सकते हैं, अतः आपका असफल होना तय है। इसीलिए
मैं केवल और केवल इन्हीं परीक्षाओं को टारगेट करके ही वीडियो बनाता हूँ। जॉब प्रोफाइल का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ये जो वीडियो मैंने कल करंट अफेयर का अपलोड किया था, कल दिन में 12 बजे के आसपास, उसको अब तक जो है 135 लोगों ने देखा है। पहली बात तो जिन 135 लोगों ने देखा है उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिए पढ़ाई की वीडियो को देखना एक कठिन कार्य मैं मानता हूँ, क्योंकि पढ़ाई की वीडियो में एंटरटेनमेंट कम होता है। दूसरी बात कि या तो इन वीडियो में एंटरटेनमेंट कर लिया जाए या तो पढ़ लिया जाए। हाँ, ये मैं दावा करता हूँ, आप चाहे आरओ की परीक्षा दे रहे हों, चाहे बीपीएससी की दे रहे हों, या फिर यूपीएससी दे रहे हों, अगर 40 करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 35 करंट अफेयर आपका सही हो जाएगा, यदि आपने अगले 3 महीने इस चैनल को फॉलो किया तो। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा और जितना मैं कहूँ उतना करना पड़ेगा, लेकिन करंट कहीं बाहर नहीं आता। आपको ये पता होना चाहिए कि आयोग प्रश्न कैसे पूछता है, आप करंट को ठीक उस फॉर्म में पढ़िए। चलिए, आज आपका मैंने समय ज़्यादा खाली 4 मिनट का लेक्चर था, ये पर डे नहीं होगा, तो इसके लिए भी मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। और हम लोगों ने कल जहाँ पे छोड़ा था आज वहीं से शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी अगली न्यूज़ क्या है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा। तो देखिए यहाँ पर एक बात क्या हो गई कि बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है आप जानते हैं, मैं बताऊंगा नहीं। इसकी मुद्रा क्या है? टका है, ये भी आप जानते हैं, मुझे बताना नहीं चाहिए था। देखिए, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी 2 दिवसीय यात्रा 21-22 जून 2024 को भारत आई। ठीक, इससे पहले वो 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी। 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। देखिए, अब आयोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना सकता है? आयोग आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि जून माह में शेख हसीना ने भारत की यात्रा कितने बार की। अगर उसको सिंपल बनना हो, आप जानते हैं 2 बार, या तो इन दोनों डेटों को पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात या मीटिंग कहाँ पर हुई, तो वो दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई थी। आप जब दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट के नाम से जो है कुछ भवन बनाए गए हैं। ठीक, उसी में से एक महत्वपूर्ण भवन है हैदराबाद हाउस। अब यहाँ पे देखिए मामला क्या था कि वार्ता के बाद क्या हुआ कि तीस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक, अब देखिए कौन कौन से वो मुद्दे थे। देखिए, दोनों पक्षों ने डिजिटल क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी जिसको ग्रीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। देखिए, आयोग को अगर पेपर कठिन बनाना हो तो वो क्या करेगा कि हाल ही में शेख हसीना की यात्रा पर भारत और बांग्लादेश के मध्य किन किन मुद्दों पर सहमति बनी और किन मुद्दों पर हस्ताक्षर किए गए, वो इसमें से कोई 4-5 देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है या इनमें से है, या कूट से बना के प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो ये वाला जो पैरा है आपके काम का है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। दूसरी क्या है कि भारत और बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा, चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। देखिए कहाँ कहाँ, राजशाही और कोलकाता, चटगांव और कोलकाता। चटगांव किस लिए फेमस है आप कमेंट करके बताइएगा। चटगांव में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी क्रांतिकारी, उसके बारे में कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। फिर क्या हुआ कि देखिए भारत में ई मेडिकल वीजा सुविधा प्रारंभ की गई, यानी बांग्लादेश से इलाज के लिए जो लोग भारत आते हैं उनके लिए ई मेडिकल वीजा की फैसिलिटी स्टार्ट की गई। देखिए, अब बाकी इसमें इन सब कामों की आगे नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, ये महत्वपूर्ण जो समझौते थे जो मैंने आपको बताया, भारत बांग्लादेश के बीच डिजिटल समझौता, समुद्री सहयोग और ब्लू इकोनॉमी जिसको नीला अर्थव्यवस्था, उसके बाद स्वास्थ्य और चिकित्सा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ग्रह संचार, रेल मंत्रालय यानी रेल के बीच में, और समुद्री विज्ञान, संयुक्त अनुसंधान यानी आपदा प्रबंधन, ये सब मुद्दों पर समझौते किए गए जिन पर हस्ताक्षर किए गए। आप इन मुद्दों को याद रखिएगा क्योंकि आयोग इन मुद्दों को स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछ लेता है। अब आते हैं अपने अगले न्यूज पर। हाँ, यहाँ एक और न्यूज है कि डीएसएससी रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और डीएसएससी रक्षा सेवा कमान स्टाफ कॉलेज मीरपुर में रक्षा के क्षेत्र में सैन्य शिक्षा और रणनीति अध्ययन सहयोग को बढ़ावा देने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है। ये इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाना चाहिए। कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। कोझिकोड है कहाँ? तो कोझिकोड केरल में है। देखिए, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए उत्तरी केरल के कोझिकोड को 23 जून 2024 को यूनेस्को ने साहित्य शहर घोषित किया। देखिए, यूनेस्को की कई संस्थाएं हैं, उसमें से एक है
यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन ने, सॉरी देखिए इसमें क्या है कि कोझिकोड को शामिल किया गया। देखिए आज का जो कोझिकोड है इसका पुराना नाम क्या था, कालीकट था। केरल के देखिए जो मलाबार तट पर स्थित है कोझिकोड है, और इसको मूर्तियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इससे अधिक इसमें कोई कंटेंट नहीं है आपके परीक्षा के लायक। अगले न्यूज क्या है कि लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया। तो ये है क्या, देखिए ये नकल संबंधी प्रावधान थे जिसको सरकार ने लागू किया। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू कर दिया। इस संबंध में 21 जून 2024 को अधिसूचना जारी की गई। एक आपको कंफ्यूजन होता होगा, देखिए लागू करना, आप ये समझिए कि जब कोई भी बिल होता है तो वो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, राष्ट्रपति के साइन करने के बाद वो गजट में प्रकाशित होता है। तो कोई भी बिल, अधिनियम या कानून जिस दिन गजट में प्रकाशित होता है वो उस दिन लागू होता है। यानी राष्ट्रपति के साइन बनने से कानून लागू नहीं होता, राष्ट्रपति के साइन करने से कानून बन जाता है, लेकिन लागू करने के लिए उसको गजट में प्रकाशित होना अनिवार्य है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको याद रखिएगा। देखिए यह कानून 6 फरवरी को ये लोकसभा से और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ। राष्ट्रपति महोदय ने 12 फरवरी को इसको मंजूरी प्रदान की। लेकिन देखिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति के मंजूरी प्रदान करने पे कानून बन जाता है, लेकिन लागू तब होगा जब एक गजट में प्रकाशित होगा। अब देखिए इस कानून में है क्या कि सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए 10 साल की कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो आयोग आपसे देखिए इसको पूछेगा कैसे कि वो क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए उसको अगर बनाना हो कठिन, तो वो क्या करेगा, इस अधिनियम के बारे में पूछेगा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, या निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य है, कूट में पूछ लेगा। तो याद रखिएगा कि सरकारी परीक्षाओं के लिए, याद रखिएगा केवल सरकारी परीक्षाओं के लिए, यानी प्राइवेट परीक्षाओं के लिए नहीं। 10 साल की कैद से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी इस परीक्षा में यदि आप अनुचित साधन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके काम की जो न्यूज़ है मैं वो समझ लीजिए कि लागू कब किया गया, ये एक डेट, इसका प्रावधान है क्या क्या, यानी 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। और कैसी परीक्षाएं, तो सार्वजनिक परीक्षाएं और सरकारी परीक्षाओं पर यह नियम लागू होगा। देखिए इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। अगला हमारा न्यूज क्या है कि भुज का स्मृति वन भूकंप का स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल किया गया। तो देखिए भुज क्या है, पहले तो कच्छ जिले में है, यहाँ पर वर्ष 2001 में भूकंप आया था जो बहुत बड़ा भूकंप था। तो देखिए कच्छ जिले में स्थित भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिक्स वर्थलेस पुरस्कार में तीसरा स्थान प्रदान किया गया। तो देखिए आपके लिए एक यहाँ पर न्यूज क्या बनती है कि यूनेस्को का प्रिक्स वर्थले पुरस्कार किसको मिला, तो भुज को मिला। और कौन सा पुरस्कार मिला, तो प्रिक्स वर्थले पुरस्कार मिला, इसमें से उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16 जून 2024 को इस गर्व का क्षण कहा और अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि गुजरात और भारत के लिए गर्व का क्षण है। अब देखिए ये सब न्यूज आपके काम की नहीं है, ये परीक्षा में पूछी नहीं, यानी इसको काट के निकाल दीजिए। देखिए भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्थलेस पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक, भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीजा ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया। यानी पहले स्थान पर चाइना का क्या है, एक म्यूजियम है, उसका नाम क्या है, चेंगदे A4, और दूसरे स्थान पर क्या है, मिस्र का गीजा में स्थित ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। इसके अलावा इसमें से और कोई न्यूज़ आपके काम की नहीं है। बस याद रखिएगा कि वहाँ पर 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था। अगर इसको बनाना हो स्टेटमेंट तो बना कैसे पूछ सकता है आपसे। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी,
तो देखिए 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफी मार्ग नई दिल्ली स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो ये कि CSIR की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। CSIR किसके अंडर में काम करती है, तो ये PMO के अंडर में काम करती है, मतलब PMO उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यानी नई दिल्ली में जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। अब आते हैं कि देखिए जलवायु घड़ी है क्या। तो जलवायु घड़ी जो है एक सरल उपकरण पर केंद्रित है, यानी एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण समय विंडो की गिनती करती है, ठीक, जो हमारे प्रगति को ट्रैक करती है। सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च के बाद क्लाइमेट क्लॉक टीम में चियापासा से कजाकिस्तान तक, कोरिया से ग्लासगो तक दुनिया भर में लगाया गया है। लेकिन भारत में आपसे पूछे कहाँ लगाया गया, तो भारत में नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में लगाया गया। आते अब अपने अगले टॉपिक पे। कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया। देखिए जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने के लिए 20 जून 2024 को रेलवे ने संगलदान से रियासी तक लगभग 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया। ठीक, देखिए जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा और चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित है। आपको यहाँ पे काम की जो जो खबर है वो क्या है कि जम्मू कश्मीर किस जिले में है, रियासी जिले में। ठीक, किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। कितने किलोमीटर की इसकी लंबाई है, तो 1.3 किलोमीटर की लंबाई है। और चिनाब के तल से कितना है, तो 359 मीटर ये है। यानी ये वाला पैरा आपके काम का है। ठीक, यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है, जो 227 किमी लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके काम का ही है। अगर इसको फिर पूछना हो स्टेटमेंट बेस बना के, तो ये दोनों में से स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें से क्या है, ये इसको बनाया किसने। इसको बनाने में देखिए जो है, इसको बनाने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, DRDO और भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान शामिल थे। तो ये आपको पूछने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं। लेकिन जब बहुत सारी संस्थाएं किसी एक प्रोजेक्ट में काम करती हैं तो वो ऐसे न्यूज़ आपसे जल्दी पूछा नहीं जाता है। अब देखिए ये सब भी जो है आपके काम का नहीं, इसको काट दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए मैगजीन में से क्या नहीं पढ़ना ये महत्वपूर्ण होता है, क्या हमसे पूछा जाएगा ये महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा कि चिनाब नदी पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, और ये परियोजनाएं आयोग कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दूंगा। अच्छा, जिन लोगों को UPPSC की तैयारी करनी हो, कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मेरी पर्सनल गाइडेंस रहती है, जिसपे कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको अपनी इच्छा अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और समझिएगा कि चिनाब नदी जो होती है उसकी दो सहायक नदियां हैं, चंद्रा और भागा। इन चंद्रा और भागा के संगम से ये बनी हुई नदियां हैं। फिर देखिए अगला टॉपिक, तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। तो तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल का है। केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। इस अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कचरा अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की गई है, इसलिए इसको ये मान्यता दी गई है। बस इतना ही इसमें से, और काम की कोई चीज नहीं है। बाकी सब आप पढ़ लीजिए, चाहे काट के फेंक दीजिए यहाँ से। अब अगला देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक, WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता दी है। तो है क्या, देखिए कि WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO का सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई थी। और NIIMH ऐसा सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान है। ये सब आप काट के फेंक दीजिए, आपके काम की नहीं है। फिर देखिए अगला, DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किया गया। तो देखिए दूरदर्शन का जो DD किसान चैनल है 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर कृषि और भूमि को पेश करके उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की। तो आप एक काम करिएगा, देखिए DD किसान जो चैनल है वो दूरदर्शन का अंडर में आता है। आप कमेंट करके बताइए कि दूरदर्शन किस मंत्रालय के अंडर में कार्य करता है या फिर किस मंत्रालय के अधीन है। देखिए हुआ क्या कि AI एंकर कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है।
यह भाषाई कौशल चैनल को भाषाई बाधाओं को पार करते हुए देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सक्षम है। देखिए आपके काम का है क्या कि जो एंकर है उसका नाम है कृष और भूमि, और ये 50 भाषाओं में संवाद कर सकते हैं। ठीक, ये सब हटा दीजिए, काम का नहीं है। एआई एंकर पेश करने वाला डीडी किसान देश का पहला सरकारी चैनल है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस चैनल द्वारा एआई एंकर पेश किया गया। अगर सिंपल पूछना हो तो डीडी किसान चैनल का नाम है, और डीडी किसान चैनल दूरदर्शन का एक चैनल है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर से पूछा कि दूरदर्शन किस मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। ये एक चीज और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था डीडी किसान को। डीडी किसान देश के किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में देखा गया चैनल है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपके लिए 5 स्टार न्यूज है। बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल घोषित इसको किया गया है। ये आपके काम की न्यूज है। देखिए, केंद्रीय एवं पर्यावरण वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभयारण्यों को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया है। पहली बात तो जान लीजिए कि ये जो दोनों भूमियां हैं ये मानव निर्मित हैं, और रामसर साइट मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों होते हैं। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों मानव निर्मित हैं। ये दोनों स्थल कहाँ पे हैं? तो बिहार के जमुई जिले के झाझा वन में है। यानी नागी और नकटी जो पक्षी अभयारण्य है ये जमुई जिले के झाझा वन में स्थित है। इसके साथ ही बिहार में रामसर कन्वेंशन के तहत कुल 3 आर्द्रभूमि स्थल हो गए। आप कमेंट में करके बताइएगा कि बिहार में इसके अलावा एक और है, वो कौन सा है। अब देखिए, भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए? तो 82 हो गए। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किसके पास है? तो तमिलनाडु के पास है। नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे यूपी है। नंबर 3 और नंबर 4 कमेंट करके आप बताइएगा। देखिए, नागी जो है वो भारत का 81वां रामसर स्थल है, और नकटी 82वां रामसर स्थल है। देखिए, नागी आर्द्रभूमि नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया एक मानव निर्मित स्थल है। तो यहाँ पे काम का है कि नागी कहाँ पर है? तो नागी नदी पर है। बाकी ये सब आपके काम करने से छांट छांट दीजिए आप। देखिए, नकटी पक्षी अभयारण्य 82वां रामसर साइट है। यह भी नकटी बांध पर निर्मित एक मानव निर्मित स्थल है जो 332 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, ये भी बिहार के जमुई जिले में है। इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है। बाकी आपका मन करे तो ये पढ़ लीजिएगा, ये सब हटा दीजिए, कुछ नहीं है। रामसर आप जानते हैं, रामसर साइट जो है वो आर्द्र भूमियों को दिया जाता है, और रामसर एक ईरान का शहर है जो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, उसी के नाम पे रामसर साइट का दर्जा किसी को दिया जाता है। भारत दुनिया में रामसर स्थलों में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए, सबसे अधिक जो रामसर साइट हैं वो यूके के पास है, यानी ब्रिटेन 175। नंबर 2 पे जो है मैक्सिको है, और नंबर 3 पे भारत और चाइना दोनों के पास 82 रामसर साइट है। अब आते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। देखिए, विश्व शिल्प परिषद WCC, ठीक, इसने क्या किया? श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। यह दर्जा हथकरघा हस्तशिल्प क्षेत्र में बढ़ावा देगा और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे को विकास करेगा। तो आप इसमें से बता रखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। तो वो कौन है? वो है हमारा श्रीनगर। इससे पहले भारत के अन्य जो नगर हैं उसको दिया गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर के बाद ये चौथा शहर है जिसको ये दिया गया है। और 2021 में यूनेस्को द्वारा श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी के रूप में भी मान्यता दी गई थी। ये 5 स्टार क्वेश्चन है आपके पेपर का। रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदय लोकलोचन यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने यहाँ पे क्या किया है कि विश्व की जो टॉप 20 की रचनाएं हैं, जिसको आम जनमानस द्वारा सुना जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उसकी रजिस्टर बनाई गई है। उसमें भारत के 3 ग्रंथ रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन को इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब इसको एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, 7 से 8 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर, जो मंगोलिया राजधानी क्या है? उलान बटोर है, उसमें 10वीं आम सभा में क्षेत्र 20 दस्तावेज धरोहर को स्मृति रजिस्टर यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए, इसमें जो शामिल कृतियां हैं, महत्वपूर्ण सुल्ताना का सपना, रुकैया हुसैन का नारीवाद, काल्पनिक उपन्यास, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और आनंदवर्धन द्वारा रचित सहृदय लोकलोचन है। अब इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, आयोग आपसे या तो पूछेगा कौन कौन शामिल किया गया, या इन पुस्तकों के बारे में आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक देखिए। रामचरितमानस आप जानते हैं कि अकबर के समय में अवधी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। तो देखिए, रामचरितमानस किसके समय लिखा गया? अकबर के समय लिखा गया। भाषा अवधी है और भगवान राम की कहानी है, और इसको हरि गीतिका छंद में लिखी गई रचना है। याद रखिएगा, ये बहुत काम का हरि गीतिका छंद के रूप में लिखी गई रचना है। देखिए, दुनिया के सबसे पुराने दंत कथाओं में से एक
पंचतंत्र, इसको किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित माना जाता है। इसका हालांकि कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक। और पंचतंत्र जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी मूल रूप से, हालांकि बाद में इसका कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया और भारतीय इकलौती ऐसी किताब है जिसका सबसे अधिक बार अनुवाद किया गया है। देखिए, दंत कथाओं का मतलब क्या होता है? आम जनमानस की जो कथाएं होती हैं उसको दंत कथा बोलते हैं। दंत कथा मतलब आपके मुख द्वारा सुनाई गई कहानी, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, फिर उसको बाद में लिपिबद्ध कर दिया गया। आनंदवर्धन द्वारा रचित सहृदय लोक लोचन भारतीय काव्यशास्त्र पर एक ग्रंथ है, ठीक। ये कश्मीर के एक राजा थे, अंति वर्मन के शासनकाल में रहते थे, और ये भी ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। बाकी आपके ये काम की और चीज नहीं, इसको आप काट के अलग कर दीजिए, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपका मतलब पढ़िएगा, मुझ पर मुझे नहीं लगता कि पेपर में आएगा। देखिए, भारत लगातार 6वें वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर है। देखिए, डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाली गैर लाभकारी समूह एक्सेस नाउ और हैशटैग कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा संकलित 15 मई 24 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2023 में टोटल 116 मामले आए जब भारत ने क्या किया? इंटरनेट को शट डाउन किया। इसलिए भारत का स्थान क्या है? 6वें वर्ष में सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने का आदेश देने वाला देश बन गया है। बस इसमें से इतनी चीजें हैं, बाकी इसमें से कोई ये काम की नहीं है, ये सब आप पढ़िए ना पढ़िए कोई मतलब नहीं है, तो ये मत करिएगा, बस 6वां याद रखिएगा देश। भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया। देखिए, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आसानी से एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का जो है, इसको यानी एक ये बना बना अस्पताल है जिसको जब चाहे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो देखिए, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना द्वारा आगरा के मलपुरा डंपिंग जोन में 14 मई 2024 को किया गया, ठीक। इतनी आपके काम की चीजें हैं। अब यह है क्या कि देखिए, इसको जो है भीष्म के तहत बनाया गया। भीष्म है क्या कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव सहयोग हिता एंड मैत्री पोर्टेबल है। देखिए, यह है क्या कि ये पोर्टेबल अस्पताल को पीछे शक्तिशाली पैराशूट की सहायता से विमान या हेलीकॉप्टर अथवा ड्रोन से कहीं सुदूर दुर्गम इलाके में उतारा जा सकता है। इसकी सहायता से एक साथ 200 लोगों की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। बाकी आपकी सब काम की चीजें नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। देखिए, वनाग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान चालू किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में आप जानते हैं बहुत सारे जंगल है और उन जंगलों में अक्सर आग लगती रहती है, उसी के तहत ये मिशन का प्रारंभ किया गया है। तो ये मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शुरू किया गया है। मिशन के तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपये किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा। अब है क्या? देखिए, पिरूल क्या है? तो पिरूल का तात्पर्य पहाड़ों में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ के पत्तियों से है। तो पिरूल सूखी पत्तियों में वनों में आग के लिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखिए, पिरूल जो होती हैं वो जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में धूप से यानी सूर्य की रोशनी से उनके अंदर आग लग जाती है, और आग लगने से क्या होता है? जंगल में आग लगने लगता है। उसके बाद हमारा सबसे स्टार न्यूज, ये भी पेपर में आपसे पूछा जाना चाहिए, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। तो देखिए, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो कितना किया इसने वर्ष 23 में? 113 बिलियन यूनिट इसने किया है। देखिए, अब इसमें से फिर आपके काम की क्या है? 80 देशों में की रैंकिंग थी, उसमें भारत को रैंक कितना मिला? तो भारत को रैंक तीसरा मिला है। अब देखिए, इसमें टॉप पे कौन कौन है? तो नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 3 भारत है, नंबर 4 पे जापान है। आप टॉप के 4 जो है वो याद रखिएगा। देखिए, महाराष्ट्र में जो है पहला संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। अब इस संविधान पार्क है क्या? इस महाराष्ट्र के पुणे में एक पार्क बनाया गया है। उस पार्क में भारतीय सेना और पुनित वालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकास किया गया है। संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यानी इस संविधान पार्क में भारतीय संसद की प्रतिकृति और राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति लगाई गई है। यानी आप इतना इसके अलावा मत पड़ेगा। बाकी आप जानते हैं भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था। देश में 3वां गणना रिपोर्ट 2022, देखिए रिपोर्ट है 2022 की, लेकिन जारी की कब की गई? 29 फरवरी 2024 को जारी की गई। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022 शीर्षक से इस रिपोर्ट को केंद्रीय एवं पर्यावरण वन मंत्रालय के भूपेंद्र यादव ने इसको जारी किया। इसमें देखिए काम क्या, आपकी न्यूज़ क्या है कि 2022 में 13,874 तेंदुए भारत में पाए गए। 2018 की तुलना में 22 में 7.95% की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक तेंदुआ मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में पाए गए, फिर पश्चिमी घाट में। संख्या याद मत रखिएगा क्योंकि संख्या याद करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। फिर शिवालिक पहाड़ियों में, फिर गंगा के मैदानों में। अब ये सब आप काट दीजिए और ये सब भी आप काट दीजिए। देखिए, राज्यों में सबसे अधिक तेंदुआ किसके पास है? तो मध्य प्रदेश के पास है, 3,907।
नंबर 2 पे कौन सा है? महाराष्ट्र। नंबर 3 पे कर्नाटक। बस इतना है आपके काम का। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं और कल फिर से मिलते हैं डे नंबर 3 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, करंट अफेयर किसी भी परीक्षा की जान है, इसलिए करंट अफेयर को बहुत ध्यान से पढ़िए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर में क्या नहीं पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है। मेरी मैगजीन देखिए टोटल 160 पेज की है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस 160 में से मात्र 60 पेज ही आपके काम का है। यदि आपके पास मैगजीन है तो आपको जब मैं बता रहा हूँ तो उन लाइनों को अंडरलाइन कर लीजिए, और जो मैं आपको ब्रेकेट लगाता हूँ ये समझिए उसका सबसे की पॉइंट है। बाकी देखिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन सबको कर रहा हूँ, आप सबको लाइन मत करिए। जहाँ जहाँ मुझे आपको लग रहा है कि यहाँ प्रश्न बनता है वहाँ पे आप ट्रिक मार लीजिए, निशान लगा लीजिए। ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, वर्चुअल दुनिया में किसी पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे इन परीक्षाओं का ठीक ठाक अनुभव है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे आपको लाभ जरूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रामबाण करंट अफेयर सीरीज का आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे। कल वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल कुछ मैं कहीं फंस गया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे आज पहली बार आए हैं उनके लिए एक सूचना है कि हम लोग अपने चैनल पे यूपी पीसीएस आर की परीक्षा, चाहे यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा तो जो 27 अक्टूबर को होनी है, या बीपीएससी प्री की परीक्षा के लिए करंट अफेयर की रामबाण सीरीज कर रहे हैं। और इस सीरीज का जो लेक्चर नंबर 3 है। यदि आप करंट अफेयर इसके साथ यानी मेरे साथ करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर के आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए, करंट अफेयर के प्रश्न में क्या नहीं पढ़ना है हमें ये महत्वपूर्ण होता है। हमसे आयोग कैसे प्रश्न पूछता है हमें ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मैगजीन मार्केट में पटी पड़ी है, यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन कितना कम से कम पढ़ के और आप कितना अधिक से अधिक करंट गेन कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, जितना अधिक पढ़ लेंगे आपको उसमें करंट में उतना अधिक कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि करंट आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। इसलिए करंट सेलेक्टेड पढ़िए, करंट में वो पढ़िए जो पेपर में पूछा जाता है। एक मैगजीन में लिखा जाने वाली हर लाइन, हर खबर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा। यदि आप ये जान जाते हैं तो आप करंट अफेयर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अमूमन लोग कहते हैं कि मैंने 3 मैगजीन पढ़ ली, मैंने 4 मैगजीन पढ़ ली, लेकिन मेरे करंट के क्वेश्चन गलत हो गए। गलत इसलिए होगा क्योंकि आपने 4 मैगजीन पढ़ ली, दूसरी बात क्या, चारों आपके दिमाग में रही नहीं और आपने सब पढ़ डाला। आपको सब नहीं पढ़ना होता। करंट में आपको पिछले वर्षों के पेपर के आधार पर करंट का एक नेचर होता है, उस नेचर को फॉलो करना होता है। मैं आपसे बस करंट का उस नेचर को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, और मैं अपने चैनल पे अपने वीडियो में वही फॉलो कराने का प्रयास कर रहा होता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अगली खबर पे। हम लोग घटना सार की सीरीज कर रहे थे और आज हमको लग रहा है कि राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगली हमारी खबर क्या है कि सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। किसके रूप में? सबसे ऊंची सुरंग के रूप में। चलिए जान लेते हैं कि देखिए, सेला सुरंग का निर्माण जो है किसने कराया, तो बीआरओ ने कराया, यानी सीमा सड़क संगठन। आप कमेंट करके बताइएगा कि बीआरओ का गठन कब किया गया था और किस मिनिस्ट्री के अंडर बीआरओ काम करती है। देखिए, इस पुल की ऊंचाई 13,000 फीट है समुद्र तल से। ठीक, देखिए इसकी लागत फागत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, पेपर में पूछा जाता आपसे नहीं है। अब देखिए काम खबर, देखिए इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा इसको आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। ये डबल लेन सुरंग है जिसकी लंबाई 1595 मीटर और 1003 मीटर, 2 सुरंगें हैं। ठीक, ये 8.6 किलोमीटर की पहुंच और सड़क संपर्क वाले हैं। देखिए, अब ये सब चीजें आपके काम के लिए, इसको काट के बाहर फेंक दीजिए। ठीक, अब देखिए है क्या इसमें, देखिए कितने कार गुजरेंगे, कितने गुजरेंगे, आपसे ये सब प्रश्न आयोग कभी नहीं पूछने वाला, इसको भी काट दीजिए। देखिए, इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के बालीपारा, चारिद और तवांग सड़क पर सेला दर्रे के माध्यम से तवांग के सभी मौसम में कनेक्टिविटी, ये महत्वपूर्ण देखिए है, कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ठीक, ये आपके पास काम की खबर थी, अभी सब हटा दीजिए। अब देखिए क्या, अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में तवांग और दिरांग के बीच की दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप समय कम लगेगा। अब कितना समय कम लगेगा आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। हाँ, 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया अपने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पे। और इस पुल का महत्व रणनीतिक महत्व भी है, मतलब इसका स्ट्रेटेजिक महत्व का ये पुल है। ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले खबर के ऊपर। उपग्रह इनसेट 3DS ये है, देखिए का सफल परीक्षण किया गया। तो किसने किया? इसरो ने किया, और तीसरी पीढ़ी का परीक्षण है ये। देखिए नाम क्या, इनसेट 3DS। किस विमान से भेजा गया, यानी किस वाहन से भेजा गया? इसको भेजा गया GSLV F-14 के द्वारा, यानी GSLV F-14 से उपग्रह को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित किया का मतलब होता है भेजना या उड़ान की तरफ भेजना। ठीक, सोमनाथ जो इसरो के चीफ हैं उन्होंने इसको मैच्योर बॉय GSLV का नाम दिया। अब देखिए इसमें कितने पेलोड थे, इसे हटा दीजिए। GSLV 14 की यह 17वीं सफल उड़ान थी। ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक,
अब देखिए ये किन किन पे काम करे, उपग्रह से बर्फ की गहराई, आग, हवा में नमी, कोहरे, बारिश से जुड़ी सूचनाएं भी मिलेंगी। इनसेट 3DS उपग्रह 2274 किलो वजनी है, इसका कार्यकाल 10 वर्ष का है। ये आपके काम की न्यूज़ है। अब ये सब आप हटा दीजिए, आपके किसी काम का नहीं है। देखिए मराठाओं के 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए नामांकित किया गया, अभी केवल नॉमिनेट किया गया है। अभी होगा कि नहीं होगा ये भविष्य की खबर है। कुल कितने किलो को? 12 किलो को। देखिए 12 किलो का नाम जो है आप एक बार देख लीजिए, आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन से किले शामिल हैं, कौन से किले शामिल नहीं है। तो देखिए कौन से किले हैं: सालेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़ किला, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी का किला। यानी इन किलों को जो है यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए मराठाओं के बारे में आप ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, इसलिए आपके काम की नहीं, इसे काट दीजिए। हाँ देखिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 29 जनवरी 24 को एक बयान में यह जानकारी दिया है। महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं, छोड़ दीजिए, किसी काम के नहीं है। ठीक, इससे आपके किसी काम के नहीं। हाँ देखिए भारत में वर्तमान में भारत के 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 34 क्या है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ये आपके काम का है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कुल 42 प्लेसेस हैं, 42 में तो 34 क्या है सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिश्रित है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। देखिए फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी दिया नहीं गया, दिए जाने की बात की जा रही है। देखिए 15 जनवरी 2024 को हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया जाएगा, ये प्रस्ताव रखा है। अब आगे देखिए है क्या इसमें से। देखिए फारसी एक इंडो यूरोपीय भाषा है, यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है, बढ़ावा देना है। अब आते हैं भारत की सांस्कृतिक भाषाएं, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, क्लासिकल ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषा होती है जिसका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष का पुराना इतिहास होता है। इसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया गया हो या किया जाता है। संविधान की देखिए 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। सबसे पहले किसको दिया गया था? तमिल को 2004 में, ये भारत। ठीक है, इसके बाद जो है 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा को, 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए ये भाषा को कब शामिल किया गया, ईयर के साथ इसको याद कर लीजिएगा, आपको मैचिंग में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पाली, फारसी और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया जाने का अभी प्रस्ताव किया गया है, अभी दिया नहीं गया है, ये कन्फर्म रखिएगा। देखिए अगला हमारा खबर क्या है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के बी मोरेनहल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग का उद्घाटन किया। देखिए बोइंग जो है एक अमेरिकी विमानन कंपनी है। ठीक, बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है, मतलब अमेरिका ने अपने देश से बाहर सबसे बड़ा जो निवेश सेंटर है वो भारत के बेंगलुरु में स्थापित किया है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज का निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अब ये सब आपके काम की नहीं है। देखिए कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की, ये खबर आपके काम की है, जिसका उद्देश्य क्या है, बढ़ते विमानन क्षेत्र में पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा दिया जाना। अब देखिए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या है, तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में लड़कियों को देश में बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन कराना है। यह कार्यक्रम पूरे भारत की लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सिखाने और विमान क्षेत्रों में नौकरियों के प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। अब ये सब आपके काम की नहीं है। देखिए फिर मैंने कहा था कि बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों के डिजाइन निर्माण में कार्य करती है। अगला हमारा असर एस रिपोर्ट है। देखिए ये रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है, तो इस रिपोर्ट में आपको केवल क्या जानना है कि देखिए शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHI जनवरी 2024 जारी किया, जिसमें सभी उच्च संस्थानों में शामिल किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट को पहली बार 2011 में पब्लिश किया गया था और तब से इसको हर साल पब्लिश किया जाता है। अब रिपोर्ट आपका काम किया है कि देखिए हायर एजुकेशन में कुल नामांकन 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ मतलब 28.4% हो गया है। ठीक, यानी जो पिछले वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए समित श्रेणियों में नामांकन दिया गया, इसको आप पढ़िए मत पढ़िए क्योंकि ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। आइए अगले न्यूज़ पर। हाँ ये काम का है।
उच्च शिक्षा प्रणाली में 2021-22 में लगभग 16 लाख संकाय थे, जिनमें 57% पुरुष और 43% महिलाएं थी। ठीक, 2014-15 के बाद महिला संकाय का प्रतिशत 22% बढ़ गया, जो लिंग संतुलन में सुधार का संकेत देता है। ये लाइन आपके काम की है, इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला हमारा, मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। 12 जनवरी 2024 को भारत के पीएम द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया। इसको आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नहाव सेवा सी लिंक के रूप में जाना गया। ये देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु है। देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 22 किलोमीटर। एक्चुअली इसकी लंबाई 21.8 है, लेकिन राउंड फिगर में इसको 22 किमी लिखा गया है। ठीक, देखिए यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर तथा जमीन पर लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये लाइन आपके काम की है, यहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं। अब है क्या है, देखिए यह पुल दक्षिणी मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के तालुका नाहन सोबक पर समाप्त होता है। देखिए लागत होगा छोड़ दीजिए। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा फंडेड किया गया है। ठीक, ये सब आप हटा दीजिए, किसी का काम का नहीं है। हाँ, ये हार्बर लिंक वाहनों को रोकने या धीमा करने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की ओपन रोड टोलिंग क्वाटी पद्धति अपनाने वाला देश का पहला परियोजना बन गया है। देखिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगर ये सफल होता है तो आपके देश में जितने भी हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, वहां पर इसको लागू किया जाएगा। देखिए इस प्रणाली में होता क्या है कि जैसे ही गाड़ी रोड के ऊपर एंट्री करती है तो उसके अंदर जीपीएस सिस्टम से जो है टोल टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब गाड़ी ने कुल कितना किलोमीटर चला उसके हिसाब से टोल टैक्स इसमें लिया जाता है। बाकी आप इसमें से देखिए और जो काम खबर है कि हाँ इस पर भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो छोड़ दीजिए। देखिए इससे पूर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया था, जो भारत का सबसे लंबा पुल था। अब देखिए अगले खबर पे, अब आते हैं अगली खबर पर। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट, ये आपके बहुत काम की न्यूज है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट को जारी किया। देखिए रिपोर्ट कब की है, 23 की। जारी कब किया गया, 2024 में। इस रिपोर्ट में कुल 4,477 शहर हैं। इन शहरों में से क्या है, 61 छावनी है और 88 गंगा किनारे के शहर शामिल किए गए हैं। देखिए इस सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में मध्य प्रदेश इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर के साथ इस साल सूरत को भी पहला स्थान दिया गया है। देखिए पहले स्थान पे इंदौर और सूरत है। ठीक, नंबर 2 पे किसी को नहीं दिया गया। नंबर फिर नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल। यानी कि टॉप 20 में जो है यूपी का कोई शहर नहीं है। अगर स्टेटमेंट में पूछा जाता है उसको याद रखिएगा। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछते हैं, शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम जनसंख्या वाला, तो कौन सा है? सांसवाड़ा महाराष्ट्र का, नंबर 2 पे पाटन है, नंबर 3 पे लोनावला है। बाकी याद मत करिए। शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, तो नंबर 1 पे महू कैंट है, नंबर 2 पे देवलाली कैंट है, नंबर 3 पे अहमदाबाद कैंट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि महू कैंट और देवलाली कैंट किस राज्य में है। उसके बाद शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहर में नंबर 1 पे वाराणसी, नंबर 2 प्रयागराज, नंबर 3 पे बिजनौर है। ठीक, बाकी आप मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष टॉप राज्य, ये काम का आपके है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 9 पे यूपी है। तो देखिए यूपी की रैंक 9 याद रखिएगा, और यूपी का स्कोर जो है वो याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे इनका स्कोर ना पूछा जाए, लेकिन यूपी का स्कोर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए निम्न प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य, नंबर 27 पे अरुणाचल है, नंबर 26 पे मिजोरम है, नंबर 25 पे राजस्थान है, अन्य किसी को नहीं है। देखिए वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान कचरा मुक्त शहर की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन गीत का विमोचन किया गया। इसका शीर्षक नया संकल्प नया प्रकल्प। इसको आवाज दिया किसने? कैलाश खेर ने। कैलाश खेर के बारे में आप जानते ही हैं। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सोपैड, ये नाम याद रखिएगा, को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसको देखिए लॉन्च किससे किया गया, तो PSLV C58 द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है? देखिए एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का उद्देश्य अंतरिक्ष से तीव्र एक्सरे स्रोत के ध्रुवीकरण मतलब पोलराइजेशन की जांच करना है। इसके बाद देखिए ये सब आपके काम करने, हटा दीजिए, काट दीजिए। देखिए इस उपग्रह के माध्यम से भारत USA के बाद हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने वाला दूसरा देश बन गया है। और PSLV की ये 60वीं उड़ान थी। ठीक, 60वीं उड़ान थी, याद रखिएगा। ये वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन, जनवरी 24 में भारत के 3 शहरों को
जिसमें से इंदौर, भोपाल और उदयपुर को शामिल किया गया। इसको वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत ने इसको नामांकित किया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। यानी COP12 के तहत अभी सब आप मत पढ़िए, आ जाइए अपने यहाँ पर देखिए। देखिए, इस पहल का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में आर्द्र भूमियों के संरक्षण तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना। देखिए अब इंदौर में है कौन सा? तो इंदौर में कौन सा है? सिरपुर झील, ये वेटलैंड साइट है। भोपाल में भोज वेटलैंड साइट है। और उदयपुर को देखिए झीलों का शहर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं। देखिए, आर्द्र भूमि एक ऐसा भाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे, इसको हम वेटलैंड बोलते हैं। आते हैं अगली खबर के ऊपर। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया। 28 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत सरकार के मध्य 75,000 करोड़ रुपए की संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ। यानी इसमें कुल 3 पक्ष हैं, एक है भारत सरकार, एक महाराष्ट्र, एक MP गवर्नमेंट और दूसरी राजस्थान गवर्नमेंट। अब इसमें साइन किसने किया था? देखिए, तो मोहनलाल यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में नई दिल्ली में ये समझौता हुआ। अब देखिए, ये सब आपके काम का नहीं है। इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि का 90% केंद्र सरकार वहन करेगा और 10% राज्य वहन करेंगे। अगर आप राजस्थान देते हो तो ये आपके काम का, अदरवाइज काम का नहीं है। अगर आप MP दे रहे हो तो ये आपके काम का है, उसको पढ़ दीजिएगा, वरना पे काम का नहीं है। अब आते हैं देखिए अगले खबर पे। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डाई स्काई पार्क बन गया है। अब है क्या? देखिए, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डाई स्काई पार्क बना। इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया। अब यह है कहाँ? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे स्थित है। देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है, जहां बाघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अब देखिए, है क्या? ये वाला पैरा पे काम का है। डाई स्काई पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है, इसलिए आपके काम का है। भारत का पहला डाई स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले में स्थित भारतीय खगोलिकी वेधशाला IAO है। ठीक, ये कहाँ पे है? कमेंट करिएगा अगर आपको पता होगा तो, वरना कमेंट में इसका उत्तर आपको दे दूंगा। IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है। ठीक, देखिए अब है क्या? इसे असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका मूल्यांकन 27 जून 2023 को किया गया। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसका किया गया ये महत्वपूर्ण है। देखिए, हिमालयन वुल्फ जिसे कैनिस ल्यूपन्स चाकू हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी है। आकार के आधार पर इसकी अनुमानित आबादी 2275 से 3792 के मध्य है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। ये अनुवांशिक रूप से भूरे भेड़िया से भिन्न होते हैं। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमालय प्रदेश के लाहौल स्पीति में क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं अगले खबर पे। प्रधानमंत्री मोदी ने तालीबारी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। कब रखी? 3 फरवरी 2024 को रखी। कहाँ पर है? उड़ीसा के संबलपुर में नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तहत किया गया है। ठीक, तालीबारी थर्मल परियोजना 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होगी। यह आधुनिक परियोजना सस्ती बिजली प्रदान करेगी, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। बाकी आपके सब किसी काम का नहीं, काट के फेंक दीजिए, मत पढ़िएगा, फालतू आपको डेटा देगा। ठीक है, आइए अगले पे। महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अट्टापाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई। तो महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले के अट्टापाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की, जिसका नाम है अट्टापाडी संरक्षण रिजर्व। यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता और वन्य जीव बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया है। अट्टापाडी है कहाँ पे? सांगली जिले में है। देखिए, यह पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में मालदोग पश्चिमी भारत के मध्य एक सेतु का कार्य करेगा। ठीक, बाकी आपके सब किसी काम का नहीं है, सब काट के फेंक दीजिएगा। अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये खबर 22 खबर है, ये इसको लगा लीजिएगा। उद्घाटन किया गया कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, वर्तमान में कौन है कमेंट करिएगा। चंद्रबाबू नायडू हैं। विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट, इसको याद रखिएगा, ऊंची कांस्य प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा? कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया गया है। देखिए, इसका निर्माण कैसे किया? मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया। ठीक, अब इसमें से ये सब हटा दिए, कोई काम नहीं। मूर्ति के परिसर में अम्बेडकर के जीवन को दिखाने के लिए LED स्क्रीन लगाई गई, जहां पर 2000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक केंद्र भी है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली इस मूर्ति का निर्माण किसने किया? राम सुतार ने किया है। राम सुतार वही हैं जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया था, सॉरी अनावरण नहीं, मतलब निर्माण किया था। अब आते हैं अपने अगले।
भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र को केरल के त्रिशूर में स्थापित करने की घोषणा की। ये आपके काम का है। अब देखिए है क्या इसके बाद, ये सब आप हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है कि ग्राफीन दुनिया का वह पहला पदार्थ है जो एक परमाणु परत के रूप में पाया जाता है। कार्बन का अपर रूप है या विद्युत का अच्छा चालक होता है। अच्छा, कार्बन के जो और अपर रूप होते हैं आप उसको कमेंट करके बताइएगा। भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसकी पुष्टि दी। देखिए इससे होगा क्या कि इटली और भारत के मध्य में विद्यार्थी, कुशल कारीगर, कारोबारी और युवा पेशेवरों की आवाजाही आसान हो सकेगी और दोनों पक्ष जो है प्रवासन मुद्दे पर अब सहयोग की भावना अपनाएंगे। इस समझौते के अध्ययन के बाद अवसरों, इंटर्नशिप और वीजा प्रणाली में क्या होगी, आसानी आएगी और इससे भारत को भी और इटली दोनों को लाभ होगा। देखिए इसी के साथ हम लोगों ने घटना चक्र का जो राष्ट्रीय परिदृश्य वाला सेक्शन था उसे खत्म कर दिया। इसे खत्म करने में हमें 3 क्लास लगी है। 3 क्लास मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मेरी एक क्लास 25 मिनट की है, यानी हम लोगों ने लगभग 80 मिनट खर्च किए हैं। इसको आप कम से कम 2 से 3 बार देख जाइए और जो जो मैंने निशान लगाया है आप घटनासार मार्केट से ले लीजिए और उसको मार्क जरूर कर लीजिए। देखिए फालतू की चीज़ें पढ़ने से बचिए, लंबे लंबे वीडियो देखने से बचिए। और करंट अफेयर आसान होता है, बस उसको पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर करंट अफेयर आपको पढ़ने का तरीका पता है तो करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। लेकिन है क्या कि करंट के लिए मार्केट में और यूट्यूब पे होड़ मची है, कौन कितना करंट पढ़ा देता है, कौन कितना घंटे का वीडियो बना देता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि परीक्षा में आपसे करंट में जो पूछा जाए मैं उसकी बात करूं, फालतू की बातें न की जाए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो या आपको इसमें किसी प्रकार का लाभ हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिएगा। और जल्द ही इसका जो एक और सीरीज है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है लक्ष्य सीरीज, लक्ष्य सीरीज पे वीडियो भी पर डे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अगर आप यूपी पीसीएस की आरओ की परीक्षा दे रहे हो चाहे यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा दे रहे हो, देखिए एक करंट और ये देखिए इसमें से करंट का एक सेक्शन है और एक जीएस का सेक्शन है। तो करंट सेक्शन का मतलब रामबाण सीरीज और जीएस का मतलब लक्ष्य सीरीज, इसको आप फॉलो कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में 75 से 80% प्रश्न इन 2 वीडियो से आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो लगातार आते रहेंगे और जब तक आपकी प्री परीक्षा नहीं होती तब तक आएंगे। हाँ एक चीज़ और, ये वीडियो बहुत लंबे नहीं होंगे, अधिकतम वीडियो 25 मिनट का और न्यूनतम वीडियो 15 मिनट का होगा। आप इन वीडियो को देखिए, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करिए, आप पीसीएस की परीक्षा में अच्छा कर लेंगे। फालतू की बातों से बचिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मेरे यानी सीके के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।